गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास खंड से लेसन 10 उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं। उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हेडिंग है विदेशी नियंत्रण का विरोध। किस तरीके से विदेशियों का जो नियंत्रण था उसका लोगों ने कैसे विरोध किया। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं। हमने देखा कि यूरोपीय देश चीन पर सीधा कब्जा ना करके अपने हित साध रहे थे। जो यूरोपीय लोग थे वो क्या कर रहे थे, चीन यूरोपीय जो देश थे वो चीन पर सीधा कब्जा ना करके वो अपने हित के लिए, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कर रहे थे। चीन का शासन अभी भी चीन के सम्राट के ही हाथों में था, मतलब चीन का जो शासन चलता था वह अभी भी सम्राट के हाथों में था, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका हुक्म नहीं चलता था। जो बहुत बड़े क्षेत्र मतलब पूरे चीन पर उसका जो हुक्म था या शासन थी वो पूरी तरीके से नहीं चलती थी। ऊपर से उसे बहुत बड़ी रकम हर्जाने के रूप में देनी पड़ती थी। हर्जाने मतलब जो कि उसे बहुत बड़ी एक राशि थी जिसे वो क्या था, मतलब हर्जाने के रूप में उसे अन्य देशों को देना पड़ता था, जिसके कारण आम लोगों पर कर का भार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो कर के माध्यम से ही उस हर्जाने की पूर्ति की जा रही थी। जो क्या है, लगातार जो आम जनता थी उस पर लोगों के ऊपर कर का भार बढ़ता ही जा रहा था। लगातार विदेशी शक्ति से हो रही हार एवं अपमानजनक संधि से चीन के लोग बदलाव की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। लगातार जो विदेशी शक्तियों की जो हार हो रही थी, मतलब लगातार वो हार जा रहे थे विदेशी शक्तियों से चीन के लोग, तो उन्हें हमेशा क्या है, अपमानजनक संधियों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने इसके लिए क्या महसूस की, चीन में बदलाव की ज़रूरत महसूस की। इनमें चीन के अधिकारियों का एक समूह भी था। इन लोगों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए। जो चीन में जो बड़े अधिकारी जो थे उनके द्वारा एक समूह बना गया था, जिसके माध्यम से क्या हो रहा था, लोगों ने आधुनिकीकरण मतलब नए नए तरीके, तकनीकों में विकास, विज्ञान या फिर तरह तरह के जो वैचारिक चीज़ें थी उनके स्वरूप क्या है, उसके आधार पर लोग परिवर्तन चाहते थे, कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि यूरोप के लोग अपनी सेना और हथियारों के कारण जीत रहे हैं। वो क्या मानते थे कि यूरोप के लोगों के पास सेना है और हथियार के कारण ही वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो चीन में भी आधुनिक हथियारों के कारखाने स्थापित किए जाएं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। जब उन्होंने देखा कि यूरोप के लोग भी सेना और हथियारों के कारण ही जीत पा रहे हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की कि वो भी अपने यहाँ आधुनिक तरीके की जो हथियारें हैं उन हथियारों की स्थापना करे या बनाने की कोशिश करे कारखानों में। लेकिन क्या हुआ, अंततः जो प्रयास किया गया था वो सफल नहीं हो पाया। इन सभी घटनाक्रम से लोगों में बहुत ही निराशा का भाव फैलाया, क्योंकि जो चीन के लोग वो आधुनिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार इस घटनाक्रम की वजह से, इस कार्य की वजह से उन्हें हमेशा निराशा या हार का सामना करना पड़ा। चूँकि चीन के शासक वर्ग विदेशियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जनता सम्राट के खिलाफ हो गई। अंततः जो जो चीन के शासक वर्ग थे, जो शासक कर रहे थे, वो विदेशियों के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे और लगातार विदेशी लोग क्या है, चीन के ऊपर दबाव डालते ही जा रहे थे। तो इसलिए क्या होने लगा कि जनता सम्राट के खिलाफ हो गई। जो वहाँ जनता थे, लोग थे, वो राजा के क्या हो गए, खिलाफ होते चले गए। सन 1850 से सन 1900 के बीच में कई विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए चीनी सरकार ने विदेशी मदद ली। ये 1850 से सन 1900 के बीच में जो कई विद्रोह हुए जिसे दबाने के लिए जो चीन की सरकार ने क्या की, विदेशियों की मदद ली। उनकी अपनी जिस तरीके से विद्रोह बढ़ता जा रहा था या उन विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने विदेशियों की मदद ली। गरीब किसानों और मजदूरों ने विदेशियों को दिए गए विशेषाधिकार के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया, जिसे बॉक्सर या मुक्केबाज के नाम से पुकारते थे। ये किसके द्वारा हो रहा था, गरीब किसानों और मजदूरों ने विदेशियों के लिए एक
को दिए गए विशेषाधिकार के खिलाफ, विशेषाधिकार मतलब विशेष रूप से जो अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार के खिलाफ क्या बनाया गया, एक गुप्त संगठन बनाया गया, जिसे बॉक्सर या मुक्केबाज के नाम से पुकारते थे वे लोग। उनका मानना था कि खास तरह के शारीरिक व्यायाम से वे अजय हो जाएंगे और विदेशी गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं सकेंगी। उनका मानना था कि वो खास तरह से क्या है, शारीरिक में स्फूर्ति, ताकत लाने के लिए, शक्ति करने के लिए उन्होंने व्यायाम को एक जीतने का अपना साधन बनाया है, तरीका बनाया, जिससे क्या होते थे, मानते थे वो, विदेशी गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं सकेगी मतलब आर पार नहीं कर पाएगी। सन 1900 में इन विद्रोहियों ने राजधानी बीजिंग के यूरोपीय आबादी वाले हिस्से को घेर लिया। ये 1900 की स्थिति में उन्होंने इन विद्रोहियों ने जो विद्रोह कर रहे थे वो लोग ने राजधानी किस पर, बीजिंग के यूरोपीय आबादी वाले हिस्सों को उन्होंने घेर लिया था। जो विद्रोह कर रहे थे वे लोग विदेशी शैतानों को फांसी लगाने के नारे लगा रहे थे। जो विदेशी जो बुरे लोग हैं या जिनको वो पसंद नहीं करते थे, उनको फांसी लगाने की वो मांग कर रहे थे। इसके लिए वो नारे भी लगा रहे थे। इन विदेशियों ने कई महीनों तक बीजिंग को घेर लिया था। जो विद्रोही थे उन्होंने क्या है, बीजिंग क्षेत्र को पूरी तरीके से कई दिनों तक वो घेरे रहे। अगस्त सन 1900 में एक बहुराष्ट्रीय सेना ने बीजिंग पर आक्रमण करके इन विद्रोहियों को हरा दिया। ये 1900 में बहुराष्ट्रीय सेना ने क्या किया, बीजिंग पर आक्रमण करके जो विद्रोहियों थे उन विद्रोहियों को हरा दिया। जो क्या किए थे, यूरोपीय के बीजिंग के यूरोपीय आबादी वाले क्षेत्र थे जहाँ लोग रहते थे, उन क्षेत्रों को क्या कर लिया था, घेरा बना लिया था। तो अब क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय सेना के माध्यम से इन्हें क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। व्यापक लूटपाट की और लोगों को निर्दयता से मार डाला। इसमें क्या हुआ, जो बहुराष्ट्रीय सेना थी उन्होंने व्यापक रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में लोगों की लूटपाट की और साथ ही साथ लोगों को बुरी तरीके से मार भी डाला। चीन सत्ता इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी रही। मतलब चीनी जो सत्ता थे, शासक थी, वो इस जो हो रहे हादसे या हो रही थी इसे सिर्फ देखते ही रह गया। बॉक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूद राष्ट्रवाद की एक मजबूत धारा का जन्म चीन में हो चुका था। बॉक्सर विद्रोह के खिलाफ विद्रोह की असफलता जब किसके द्वारा हुआ था, ये गरीब किसानों और मजदूरों ने कोशिश की थी। जो विदेशियों द्वारा एक क्या मिली थी, विशेषाधिकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने गुप्त संगठन बनाया हुआ था। तो बक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, राष्ट्र की एक मजबूत धारा, राष्ट्रवाद की, जो राष्ट्र के लिए कुछ कर सके या एक ही सिद्धांत पर चलने वाले लोग, जिसकी धारा को उन्होंने जन्म दिया, चीन में हो चुका था इस चीज़ का, जो राष्ट्रवाद की भावना थी। परिणाम स्वरूप सन 1911 में मंचू शासक को खत्म करके चीन में गणतंत्र स्थापित किया। जो कहाँ 1911 में क्या हुआ था, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से मंचू शासक को शासन सत्ता में लाया गया। लेकिन 1911 में मंचू शासन को खत्म करके वहाँ पे चीन ने गणतंत्र, गण मतलब लोगों के द्वारा, तंत्र मतलब शासन स्थापित किया। लेकिन चीन को वास्तविक स्वतंत्रता सन 1949 में क्रांति के द्वारा ही मिली। ये चीन को अंततः तब जा करके इन सारी चीज़ों का विद्रोह करके, खिलाफ होकर के, युद्ध भी करके उन्हें समय समय पर, तो उन्होंने चीन को वास्तविक रूप से सन 1949 में क्रांति के द्वारा ही, मतलब युद्ध के द्वारा ही उन्हें स्वतंत्रता हासिल हुई। अब आगे देखेंगे 10.3 में अफ्रीका का उपनिवेशीकरण। अफ्रीका में किस तरीके से उपनिवेशीकरण किया गया। हमने अमेरिका में अफ्रीकी दासों को बसाए जाने के बारे में पढ़ा। ये अमेरिका में हम लोग किस तरीके से देखें कि अफ्रीकी दासों को बसाया गया था, उन्हें दास बना करके वहाँ रखा जाता था, उन्हें काम कराया जाता था, और समय से कभी कभी ऐसी भी होती थी कि उन्हें बेगारी भी करनी पड़ती थी। अब आगे देखते हैं, यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य हुई थी। जब क्या है, यूरोपीय देशों के द्वारा कहाँ अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1878 तक अफ्रीका के केवल 10% जमीन पर यूरोपीय देशों का कब्जा था। ये 1878 तक अफ्रीका
में केवल 10% जमीन पर ही किसकी सत्ता हो चुकी थी? यूरोपीय देशों के द्वारा कब्जा किया गया था। लेकिन महज 36 वर्षों में सन 1914 तक लगभग सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बन गया था। ये 1914 तक बनते बनते मतलब महज सिर्फ 36 वर्षों में ही जो सारा महाद्वीप था वह किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बन चुका था। मतलब एक साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर वहाँ के संसाधन लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा था और वहाँ के जो भी संसाधन है उसे प्राप्त करके अपने देश को लाया जा रहा। तो यह कहा गया कि यह 1914 तक पहुँचते पहुँचते जो पूरा महाद्वीप था वो किसी न किसी तरीके से किसी देश का वो उपनिवेश बन चुका था। अब आगे देखते हैं 10.3.1 में देखेंगे दास व्यापार। 19वीं सदी के मध्य तक अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से कबीलाई समूहों से आबाद थे। ये 19वीं सदी के मध्य तक का बताया गया है कि अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से मतलब ज़्यादा मात्रा में जो कबीलाई समूह मतलब छोटे छोटे अपने झोपड़ी बना करके या तंबू बना करके वो समूहों में रहते थे। तो इनकी कबीलाई समूह के आबाद थे मतलब भरे पड़े थे। जीवन यापन के मुख्य साधन पशुपालन, कृषि, जंगल से इकट्ठा किए गए कंदमूल एवं शिकार होते थे। जो कबीलाई समूह के लोग थे उनका जीवन यापन कैसा होता था? मुख्य रूप से या तो वो पशुपालन करते थे, कृषि और साथ ही जंगल से जो भी इकट्ठा होने वाली या जो भी चीज़ें प्राप्त होने वाली कंदमूल फल हो गए या फिर शिकार के माध्यम से वो अपना जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। मध्यम काल में भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी अफ्रीका महाद्वीप दासों की आपूर्ति के मुख्य स्रोतों के रूप में जाना जाता था। ये मध्यकाल में जब भारत में, पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी अफ्रीका महाद्वीप में जब दासों की संख्या को पूर्ति की जा रही थी मतलब दासों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही थी या जाने का एक मुख्य स्रोत बन चुका था जहाँ से लोगों को दास बना करके अपने देश ले जाया जाता था। अब आगे देखते हैं कबीलाई समूहों के आपसी झगड़े में जो लोग युद्ध बंदियों के रूप में पकड़े जाते थे उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था। कबीलाई समूहों के जो कबीलाई समूह थे उनमें जब आपसी किसी भी बात विवाद को लेकर जब झगड़े होते थे या जो लोग युद्ध में क्या होते थे बंदियों के रूप में बंदी बना लिए जाते थे या बंदी के रूप में पकड़े जाते थे तो उन्हें दास के रूप में वो क्या है उनको बेच दिया जाता था। सन 1500 के बाद उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे अफ्रीका महाद्वीप से दासों का व्यापार भी बढ़ता चला गया। मतलब कहीं ना कहीं ये दास जो बनाने की जो प्रथा थी या दास प्रथा जो थी वो क्या है बढ़ती ही जा रही थी। तो 1500 के बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देखा गया कि खेती करने के लिए खेतों में काम करने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है के लिए जैसे जैसे मज़दूरों की आवश्यकता उन्हें पड़ती जा रही थी वैसे वैसे वो अफ्रीका के लोगों को क्या कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप से दासों का व्यापार जो हो रहा था वो भी बढ़ता ही चला जा रहा था। कई यूरोपीय देश इस अति लाभदायक मानव व्यापार में लग गए और करोड़ों अफ्रीकियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया। ये जो जिस तरीके से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में खेतों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी वो व्यापार जो था मतलब दास प्रथा जो थी वो क्या है लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इस अति लाभदायक मतलब बहुत अधिक फ़ायदा होने से यह जिससे मानव व्यापार जो हो रहा था वो बढ़ता ही चला गया। करोड़ों अफ्रीकों को इसी तरीके से अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को बेच करके क्या है मुनाफा कमाया गया, फ़ायदा कमाया गया। 450 साल से अधिक चले इस व्यापार को सन 1800 और सन 1900 के बीच धीरे धीरे बंद किया गया। ये 450 से भी अधिक साल तक चले मतलब बहुत लंबे समय से जो ये दास प्रथा थी, ये दास बेचने की जो प्रथा थी वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन इस व्यापार को क्या किया 1800 और सन 1900 के बीच में धीरे धीरे करके इस जो व्यापार थी उस व्यापार को ख़त्म किया गया या बंद किया गया। मज़ेदार बात यह है कि
अब यूरोपीय देश यह कहने लगे कि अफ्रीका में दास व्यापार को खत्म करने के लिए उन्हें अफ्रीका पर अपना राज्य बनाने की ज़रूरत है। जब मतलब क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से ये जो दास प्रथा को एक तरफ से बंद करने की कोशिश की जा रही थी, या व्यापार जो थी उसको बंद किए जा रही थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ क्या होता है कि यूरोपीय देश का कहना था कि वो क्या कह रहे थे कि अफ्रीका में दास व्यापार को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अफ्रीका पर अपना राज्य विस्तार करने की ज़रूरत है, वहाँ शासन करने की ज़रूरत है। उसमें अब होड़ लग गई कि कौन अफ्रीका में सबसे अधिक ज़मीन पर कब्जा कर पाता है। अब ये होड़ बढ़ने लग गई कि कौन सबसे अधिक ज़मीन या क्षेत्र अफ्रीका में कब्जा कर पाता है, वही क्या करेगा, अफ्रीका पर अपना राज्य स्थापित कर सकता है। अब आगे देखते हैं 10.3.2 में औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवादी होड़ और अफ्रीका। ये औद्योगिक क्रांति और साम्राज्यवादी होड़ थी, और साथ ही साथ अफ्रीका में क्या हुए इसके बारे में देखेंगे। ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक देश ने अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं बाजार की तलाश में दुनिया के बड़े हिस्से पर, खासकर एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया गया था। ये ब्रिटेन जैसे जो क्या थे, एक शक्तिशाली देश के रूप में भी थे, जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर शुरुआती दौर में क्या किया, औद्योगिकरण देशों ने अपने उद्योगों के लिए, जहाँ पे उद्योग धंधों का जो विकास हो रहा था या तकनीकी में जो विकास हो रही थी, उस देशों ने क्या किया कि अपने उद्योगों के लिए, जहाँ पे कारखाने लगे थे, उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात है, उद्योग लगे हैं तो वहाँ पे कच्चे माल की आवश्यकता होनी ही है। तो कच्चे माल एवं बाजार के लिए भी उन्होंने क्या तलाशने की, दुनिया के बड़े हिस्सों पर, खासकर उन्होंने एशियाई देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जहाँ पर उन्हें कच्चा माल भी प्राप्त हो सकता था और साथ ही साथ बाजार भी अपनी बाजार व्यवस्था जो थी उसे भी फैलाया जा सकता था। जर्मनी, फ्रांस और इटली में औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद हुई। ये कहाँ पे, जर्मनी, फ्रांस और इटली में कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद में हुई। इस औद्योगिक मतलब नए तरीके से उद्योगों में जो विकास हो रहा था उसके लिए कहा गया है कि देश के लिए अफ्रीका में एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कब्जा करने की संभावना थी। ये 9 औद्योगिक देशों के लिए था, जहाँ पे नए तरीके से उद्योगों का जो विकास हो रहा था वो, तो देशों के लिए अफ्रीका में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर के क्या कर सकते, उस पर कब्जा करके औद्योगिक देश के रूप में या अपने उद्योग धंधे जो थे, उद्योग लगे थे, उसे काफ़ी संभावित तरीके से उसे बढ़ावा या फैलाया जा सकता था। अब आगे देखेंगे वर्चस्ववादी और विचारधारा। वर्चस्व मतलब शासन करना, तो ऐसे विचारधारा वाले लोगों की विचारधारा कैसी थी, किस तरीके से हुई, उसके बारे में देखेंगे। यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार लोकप्रिय हो रहे थे जो यूरोपीय देशों को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यूरोप में कुछ समय मतलब यूरोप के में की बात बताई गई है कि एक ऐसी विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी, जो क्या थी, यूरोपीय देश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यूरोप को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित, मतलब यूरोप के लोग या यूरोप में जो रहने वाले थे, वो शासन करने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपनिवेश बनाने की ओर, मतलब अधिक मात्रा में वो दूसरे देशों को अपना उपनिवेश वो बनाने की ओर उन्हें क्या किया जा रहा था, प्रेरित किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था उनको। उपनिवेश बनाना राष्ट्रीय शक्ति का पर्याप्त समझा जाता था और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती थी। ये क्या था कि उपनिवेश बनाना, जिस तरीके से यूरोप के देश के लोगों को ज़्यादा मात्रा में उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, उसके संबंध में कहा गया है कि उपनिवेश बनाना राष्ट्र की जो शक्ति का क्या माना जाता था, पर्याय माना जाता था। मतलब जिसके पास ज़्यादा उपनिवेश होंगे वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना क्या है, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती थी। मतलब जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, निष्ठा है, दया है, सहानुभूति कहने वाली जो बात होती थी, उस व्यक्ति को वो कुछ राष्ट्र के लिए करने के लिए ऐसे कामों की ओर क्या करने किया, प्रसार करने की कोशिश की जाने लगी।
यूरोप में बहुत से लोगों का मानना था कि विश्व में मनुष्यों की कई नस्लें होती हैं, मतलब दुनिया में जो मनुष्य हैं उसमें कई तरह की नस्लें होती हैं और यूरोपीय नस्लें बाकी दुनिया की नस्लों से बेहतर है। मतलब यूरोप के लोगों का मानना था कि उनकी जो अपनी नस्ल है वो बेहतर है दूसरों की अपेक्षा। यह मानना कि मनुष्य की नस्लें होती हैं और एक नस्ल को दूसरे नस्ल को बेहतर मानना क्या कहा जाता है? नस्लवाद कहा जाता है, या सॉरी नस्लवाद कहा जाता है। मतलब यहाँ पे नस्ल के भेद को बताया गया है कि किस तरीके से जो यूरोपीय के लोग अपने आप को एक श्रेष्ठ नस्ल वाले मानते थे, दुनिया के बाकी देशों से अपने नस्ल को वो अच्छा मानते थे। तो नस्ल की यहाँ परिभाषा दी गई है कि मनुष्य में नस्लें होती हैं और एक नस्ल को दूसरे नस्ल से बेहतर मानना ही क्या कहलाता है? नस्लवाद कहा जाता है। नस्लवादी यह भी मानते थे कि श्रेष्ठ नस्ल के लोगों का कमजोर नस्ल पर राज करना या उनका शोषण करना जरूरी और स्वाभाविक है। ये नस्लवादी जो थे या विचारधारा के जो लोग थे वो ऐसा मानते थे कि किस तरीके से श्रेष्ठ नस्ल, एक अच्छे नस्ल वाले लोग कमजोर नस्ल वाले लोगों पर राज करना या उनको शोषण करना, उनको परेशान करना एक जरूरी है, मतलब जरूरी रूप से मानते थे और एक ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे दूसरों की अपेक्षा। तो जो कमजोर लोग हैं उन्हें परेशान करना या उनको शोषण करना वो ऐसा स्वाभाविक रूप से मानते थे। अब आगे देखते हैं अफ्रीका के दक्षिणी इलाकों में जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे आदि में कई यूरोपीय लोग जाकर बस गए। अफ्रीका के दक्षिण इलाकों में क्या होने लगा कि जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे आदि के और भी लोग या कई लोग जो यूरोपीय लोग जाकर के क्या हुए थे? बसे हुए थे। तो क्या हुआ, यहाँ तक कि भारत से भी बहुत से लोग वहाँ जाकर के बस गए। जहाँ पे क्या है यूरोपीय लोग जाकर के बसे थे, वहाँ पे भारतीय लोगों ने भी जाकर के वहाँ या भारत के बहुत सारे लोगों ने भी वहाँ जाकर के बस गए। वे सब अपने आप को स्थानीय अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। जो कहते यहाँ तक वे सब अपने आप को जो स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले क्षेत्र के जो लोग थे उनसे अश्वेत लोगों से क्या अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। मतलब उन लोगों को विशेष रूप से अधिकार दिए गए थे। वे यह प्रयास करते रहे कि विभिन्न मूल के लोगों को आपस में मेल मिलाप ना हो और नस्ल आधारित विशेषाधिकार बने रहे। इससे रंगभेद की नीति बनी जो सन 1954 तक चली। यहाँ ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ अश्वेत जो लोग थे उनसे अपने आप को वो श्रेष्ठ तो मानते ही थे और साथ ही साथ उन्हें विशेष रूप से क्या मिला था? विशेषाधिकार प्राप्त था। तो वे हमेशा प्रयास करते थे कि विभिन्न मूल के लोगों को आपस में मेल मिलाप ना हो। विभिन्न मूल मतलब विभिन्न जगह से जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में आपस में मेल मिलाप ना हो और नस्ल के आधार पर उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो बने ही रहे। इससे रंग भेद मतलब रंग में भेद उत्पन्न, मतलब श्वेत अश्वेत वाली जो बात थी उस बात को लेकर के रंग भेद की नीति बनी जो सन 1994 तक चली। जो रंग भेद की नीति थी, रंगों में भेद किया जाता था लोगों के बीच में। अब आगे देखेंगे औपनिवेशिक काल में एक और विचार गोरे लोगों का बोझा बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये औपनिवेशिक काल में जिसकी एक तो थी ही किस तरीके से औपनिवेशिक काल में जो साम्राज्यवादी देश थे वो औपनिवेशिक देश को किस तरीके से परेशान करते थे, वो एक तो बात तो थी ही थी, लेकिन एक और विचारधारा थी जो क्या थी? गोरे लोगों का बोझा बहुत लोकप्रिय हुआ। इस विचार के अनुसार दूसरे महाद्वीप के लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए यूरोप के लोगों का नैतिक दायित्व है कि उन लोगों को सभ्य बनाया जाए। इस विचारधारा के अनुसार जिस तरीके से हमने यहाँ पे गोरे लोगों का बोझा, तो उस विचारधारा के अनुसार दूसरे महाद्वीप के जो पिछड़े लोग हैं, मतलब पिछड़े लोग हैं जो जिन स्थिति कमज़ोर है, दयनीय है या फिर वो
संपन्न नहीं है कहना चाहिए। तो ऐसे पिछड़े हुए लोगों को इसलिए यूरोप के लोगों को क्या कहा गया कि उनकी नैतिक दायित्व है, नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को क्या बनाए, सभ्य बनाए जाए। इस विचार के अनुसार यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि वे शेष संसार के देशों को ज्ञान और धर्म के मुद्दों पर पथ प्रदर्शन करें, इस विचारधारा के आधार पर, क्योंकि वो दूसरे लोगों को क्या समझते थे, कमज़ोर समझते थे, पिछड़े हुए समझते थे। तो वो यूरोप के लोग अपनी ये है नैतिक जिम्मेदारी समझते थे उसको कि कैसे उन लोगों को सभ्य बनाया जाए। तो इस विचार के अनुसार क्या होने लगा, यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि वे शेष संसार के बाकी जो जितने भी हैं संसार के देश को वो क्या करें, ज्ञान धर्म के मुद्दों या मुद्दे मतलब जो धर्म के अंतर्गत और ज्ञान के अंतर्गत आने वाली जो भी बातें थी उन मुद्दों पर उन्हें सही रास्ता दिखाए, जिसको कहा जाता है पथ प्रदर्शन करना। इस विचार से उत्साहित होकर बहुत से लोग अफ्रीका में ईसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान व तार्किक सोच के प्रचार प्रसार के लिए भी गए। इस विचारधारा किस तरीके से कि जो एक तरह से हमने जाना कि किस तरीके से वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अच्छे समझते थे। तो वो इस विचारधारा से उत्साहित होकर के ऐसी बात जो थी उस जिस तरीके से उन्हें ज्ञान धर्म के मुद्दे के जो पथ प्रदर्शन या सही रास्ते पर लोगों को दिखाने, तो इस विचारधारा से वो उन्होंने खुश होकर के क्या किया, अफ्रीका में ईसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान जो थी, नए नए विज्ञान तकनीकी की जो खोज थी, साथ ही साथ तार्किक सोच, तर्क के आधार पर सोच विचार करना, किसी भी पक्ष विपक्ष या किसी भी मुद्दे मसले थे उस बातों पर सोच विचार करना और साथ ही साथ उसका क्या करना था, प्रचार प्रसार के लिए भी वो कहाँ गए, अफ्रीका में गए। अब आगे देखते हैं, फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों का एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते थे जो यूरोपीय भाषा, संस्कृति, धर्म और विचार को अपना ले। ये फ्रांस जैसे और भी कई यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश में जिनको वो अपना उपनिवेश बना चुके थे, उपनिवेशों में क्या करते थे, अफ्रीकी लोगों का एक ऐसा समूह तैयार किया गया, लोगों को उनका समूह बनाया गया और वो क्या करने लगे कि जो यूरोपीय भाषा, यूरोप की जो भाषा थी, वहाँ की संस्कृति, धर्म और विचारधारा को क्या कर ले, अपना ले। जो क्या है, उपनिवेशित देशों को जिन्होंने अपनी ओर एक समूह बना करके उन्हें तैयार किया और औपनिवेशिक शासन की मदद करे। जो देश उसका उपनिवेश है उस शासन की जो उस पर शासन कर रहा है उस देश की वो क्या करे, मदद करे, उसकी सहयोग करे। इस उद्देश्य से अफ्रीका में कई यूरोपीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं खोले गए। जब लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें बतलाया गया और उन्हें क्या किया, कहा गया कि यूरोप की जो भाषा है, संस्कृति है, धर्म है और जो विचारधारा है उसको अपना ले और वो यूरोप की क्या करे या फिर यूरोप की जो शासन है उस शासन में वो अपना योगदान दे, उसको वो मदद करे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में कई यूरोपीय विश्वविद्यालय, यूरोप के द्वारा विश्वविद्यालय और कई ऐसे शिक्षण संस्थाएं खोले गए जहां लोगों को शिक्षा, तकनीकी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और तार्किक सोच को विस्तारित रूप से फैलाया जा सकता था, लोगों को बताया जा सकता था। तो इस तरीके से यूरोप के जो लोग थे उन्होंने अफ्रीका के लोगों के विचारों को, सोचों को बढ़ाने में अपना क्या कहेंगे वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया या फिर उन्होंने शासन की मदद करने में योगदान करने को कहा। तो इस पूर्ति में उन्होंने अफ्रीका में कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं भी खोले। आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, खेती के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में किन कारणों से खेती का वाणिज्यीकरण हुआ था? तो वाणिज्य से संबंधित यहाँ बताना है कि पहले ये पूरे करेंगे आप, खेती से जो वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, और फिर ये बतलाना है कि भारत में किन कारणों से वाणिज्य को पूरा किया गया। इसके आंसर आप लोगों को कारण सहित देने हैं।
आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।